गुड इवनिंग। आज बेटा स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े थे, कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स आज पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या। ओके, सो थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही यूज होगा। तो अभी हम क्योंकि फिजिक्स की बात कर रहे हैं इसलिए हम थर्मोडायनेमिक को डिफाइन करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर and the interconnection of heat and other form of energy. तो heat, temperature और heat और other form of energy, तो मेन इसमें 3 टर्म्स होंगे। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलिए मैं लिखा देता हूं आपको, बिल्कुल इसको लिख लीजिए, लिखिएगा। थर्मोडायनेमिक्स is the branch of physics that deals with concepts of heat and temperature, and the interconversion, पहले लिख लीजिए फिर समझा रहा हूं। इंटरकन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, और एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, इट डील्स विद बल्क सिस्टम। अब इसमें से कुछ टर्म्स हमने पहले पढ़े हुए हैं जिनमें एक है हीट। हाँ, और इन 3 टर्म्स को हम डिटेल में समझेंगे। हीट और इंटरनल एनर्जी भी हम पढ़ चुके हैं। तो हीट हमने पढ़ा था, हीट इज द एनर्जी इन ट्रांजिट। हीट इज द एनर्जी इन ट्रांजिट, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, उसे आप कहते हैं हीट। ठीक है, इसको आप डिनोट करेंगे Q से। हीट को Q से हमने डिनोट किया था। दूसरा इंटरनल एनर्जी, अब इंटरनल एनर्जी ये हम पढ़ चुके हैं U। इंटरनल एनर्जी, और ये इंटरनल एनर्जी हमने देखा था कि ये केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती थी। उसके साथ अगर आपको ये दिया कि आपकी जो आइडियल गैस है वो डायटोमिक ट्राइटोमिक गैसेस हैं तो फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। अदरवाइज आपको मोनोएटॉमिक गैस लेनी हो, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 फिक्स थी। ठीक है, ये हम आपको बता चुके हैं। तो इंटरनल एनर्जी आप चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। फाइन। हाँ, इसको भी आगे और भी तरीके से लिखेंगे, थोड़ा सा समझते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ना कुछ स्टेटमेंट्स पे दिखाता हूं कि कैसे हमसे गलती हो जाती है। तो वो स्टेटमेंट्स के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखिए, एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने लिख रहा हूं, और ये स्टेटमेंट है, अ गैस इन अ गिवन स्टेट हैड सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट। आपको सोचना है ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, अ गैस इन अ गिवन स्टेट हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट। कई बार पढ़ के आपको लगता है ये करेक्ट है, बट बेटा अगर कोई चीज स्टोर हो गई तो वो हीट नहीं है। हीट स्टोर नहीं होती। हीट हमने क्या कहा, हीट इज द एनर्जी इन ट्रांजिट। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा, अ गैस इन अ गिवन स्टेट हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट, ये फॉल्स हो गया। ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इसी तरह से अगर मैं एक और स्टेटमेंट आपको दिखाऊं, अ गैस इन अ गिवन स्टेट हैड सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क। अ गैस, ये तो पढ़ के ही लग रहा है कि गलत सा है, बट हाँ, ये समझिएगा कि ये वर्क भी स्टोर नहीं होगा। स्टोर कौन होगा?
इंटरनल एनर्जी, यस। और करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका ऐसे होगा, गैस इन अ गिवन स्टेट हैड सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो पूरी थर्मोडायनेमिक्स में जो हमारा गेम चलेगा वो इन तीन टर्म्स पे चलेगा, जिनमें एक है हीट, दूसरा है वर्क और थर्ड है इंटरनल एनर्जी। थर्ड है इंटरनल एनर्जी, इसको हम पढ़ चुके। यहाँ पे Q, ये आप W लिख सकते हैं, और इंटरनल एनर्जी अभी तो मैं U लिख देता हूं, बाद में आप देखेंगे कि आप इसे डेल्टा U के टर्म्स में रिलेट करेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम इंटरनल एनर्जी एब्सोल्यूट वे में कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम उसमें चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं अगर टेम्परेचर को रेज करेंगे तो हमने देखा कि अगर हम कहें अ गैस इन अ गिवन स्टेट हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। अ गैस इन गिवन स्टेट हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क, ये भी गलत स्टेटमेंट हो गया। अ गैस इन अ गिवन स्टेट हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी, तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, इंटरनल एनर्जी जो है वो गैस के पास होगी। अब देखिए एक स्टेटमेंट आपको और लिख के दिखा रहे हैं, यहां पे लिखा हुआ है सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। certain amount of heat is supplied to the system। ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? यस, सप्लाई कर दी यानी ट्रांजिट हो गई, और ट्रांजिट में हमने आपसे कहा था कि अगर एनर्जी ट्रांजिट में है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, तो वो क्या कहलाएगी? हीट। तो सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जब आपको स्टेटमेंट मिलेंगे तो इसी तरह से मिलेंगे। एक और देखिएगा, यहीं पे एक स्टेटमेंट, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम, सिस्टम कहां सप्लाई कर रहा है? सराउंडिंग में। ठीक है, तो बाय द सिस्टम ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क इज डन। ओके, इसको और ज्यादा क्लियर कर दे, ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। वर्क डन किसी सिस्टम पर हो सकता है, वर्क डन सिस्टम भी कर सकता है। तो एक और स्टेटमेंट लिखा जा सकता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो कई बार आपको ये स्टेटमेंट समझने पड़ेंगे कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक, तो हीट हमेशा कौन सी एनर्जी होगी? जो ट्रांजिट में हो। अब अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर दो टर्म हमारे दिख रहे हैं, हीट और वर्क। ये दोनों इंटरनल एनर्जी को चेंज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, वो आगे समझेंगे। बट आप इसको इस वे में लिख सकते हैं, हीट एंड वर्क in thermodynamics, heat and work in thermodynamics are modes of energy transfer। अभी एग्जांपल लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। एनर्जी ट्रांसफर टू अ सिस्टम resulting in change in internal energy, change in internal energy। तो अगर आप हीट या वर्क को सप्लाई करेंगे, अब वो देखेंगे, अभी पूरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसी पे बेस्ड है, आगे हमें यही सब पढ़ना है। तो आप हीट या वर्क जो आप करेंगे उससे आपकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। ठीक है, ओके, इसे नोट कीजिए। फिर देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। तो बेटा हेडिंग डाल लीजिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अच्छा, इसको समझने के लिए देखिएगा, मान लीजिए मेरे पास ये एक सिस्टम है। ठीक, एक कंटेनर है, इसमें मेरा पिस्टन लगा हुआ है, और इसमें मैं फिजिक्स में जब आप बात करेंगे तो जनरली आप आइडियल गैस ही लेंगे।
तो इसमें हमारे पास आइडियल गैस है, ये हमने इसमें गैस फिल कर, फाइन, ये हमारे पास आइडियल गैस। केमिस्ट्री में तो रियल गैस के पे ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बट फिजिक्स में आपका आइडियल गैस ही आएगा। अब आपको इस सिस्टम पे कुछ हीट को सप्लाई करना, तो सपोज आपने हीट इस सिस्टम में सप्लाई की, तो सराउंडिंग से सिस्टम में आपकी हीट गई, आपने कहा क्यू अमाउंट हीट गई, तो ये हीट जो आप सप्लाई करेंगे ये क्या करेगी, ये एक तो इंटरनल एनर्जी को चेंज कर देगी। इंटरनल एनर्जी मतलब आपके जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी, रैंडम मोशन वाली जो थी, उनमें चेंज आ जाएगा, उनमें मोशन इंक्रीज हो जाएगा, उनकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी अगर आप हीट को सप्लाई कर रहे हैं। और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा ये पिस्टन आपका मूव कर जाए। हाँ जी, क्यों मूव करेगा, इस पे एक प्रेशर लगेगा, प्रेशर पिस्टन पे लगेगा तो फोर्स लगेगा, फोर्स उसको अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा। ठीक है, तो इसको जब आप लैंग्वेज में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा जरा देखते हैं। आप लिखेंगे हीट, हीट ये आप एनर्जी भी कह सकते हैं, हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको लिखा रहा हूं फिजिक्स के टर्म्स। ठीक है, हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम गोज in partially to increase the internal energy, to increase the internal energy of the system। तो जो आपके पास गैस है उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब टेम्परेचर में रेज होना या टेम्परेचर चेंज हो जाना। हाँ, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड रेस्ट इन वर्क ऑन द एनवायरमेंट। हाँ, ये बाय द सिस्टम होता है बेटा। ठीक, अब पढ़ने में लैंग्वेज में बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा लगता है, बहुत सिंपल सी बात है, एनर्जी कंजर्वेशन की बात है। सिंपल सा गेम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और कुछ नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये क्या कहता है, अगर मैं क्यू हीट सप्लाई करूं किसी सिस्टम पे, तो या तो वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा जिसे हमने डेल्टा यू कहा, या वो कुछ वर्क डन कर लेगा जिसे हमने डब्ल्यू कहा। और यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये आपका फिजिक्स में आएगा। केमिस्ट्री में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है और साइन कन्वेंशन चेंज हो जाता है। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला और दूसरा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन पे अभी आ रहा हूं, पहले इन टर्म्स को लिख लीजिए। Q इज heat supplied, Q is heat supplied to the system, heat supplied to the system. Delta U is change in internal energy, change in internal energy, और लास्ट जो है वो है W, that is work done by the system, work done by the system। ठीक है, और प्लीज आप चाहें तो यहां पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा विद साइन। अब विद साइन क्यों लिखाया मैंने आपको ये बता रहा हूं, साइन कन्वेंशन भी यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, लिख लीजिएगा साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। तो जब आप हीट एडेड टू सिस्टम कहेंगे, हीट एडेड टू सिस्टम, तो आप उसे मानेंगे पॉजिटिव। सिस्टम अगर हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो आप उसे मानेंगे पॉजिटिव, यानी Q ग्रेटर देन 0 लेंगे बेटा, ध्यान रखिएगा हमेशा।
ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए हीट रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, हीट रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, तो आप इसे नेगेटिव लेंगे, ये आपकी नेगेटिव होगी, Q लेस देन 0 आएगा। मैग्नीट्यूड तो सेम हो सकता है, ठीक है ना, मान लीजिए 50 जूल आप कह रहे हैं, तो 50 जूल अगर एब्जॉर्ब हुई तो आप उसे +50 कहेंगे, और 50 जूल अगर रिमूव हुई तो आप उसे -50 कहेंगे, ठीक है। बिल्कुल कैलोरी में भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। हाँ जी, वर्क डन बाय द सिस्टम आप पॉजिटिव लेंगे, फिजिक्स में ये है रूल, W ग्रेटर देन 0, और इसी को आप एक्सपेंशन भी कहते हैं। क्या कहेंगे? एक्सपेंशन। और दूसरा आप लिखेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये आपका नेगेटिव होगा, W आपका लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, और इंटरनल एनर्जी, एक्चुअली ये चेंज है, तो मैं इसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक, डेल्टा U ग्रेटर देन 0 का मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज होना, टेम्परेचर इंक्रीज होना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ये मैंने आपको बताया था, NF/2 R डेल्टा T, ठीक है। अब यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉजिटिव है, R की वैल्यू पॉजिटिव है, मोल पॉजिटिव है, तो डेल्टा T क्या है? डेल्टा T आपका होता है T फाइनल माइनस T इनिशियल। हमेशा याद रखिएगा, चेंज का मतलब होता है T फाइनल माइनस T इनिशियल, ठीक है। तो आप यहां से कह सकते हैं डेल्टा T ग्रेटर देन 0 अगर डेल्टा U ग्रेटर देन 0 है, बिकॉज बाकी सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। तो डेल्टा T ग्रेटर देन 0 का मतलब फाइनल टेम्परेचर आपका इनिशियल टेम्परेचर से ज्यादा होगा। इसी तरह से डेल्टा U लेस देन 0, इसका मतलब है डेल्टा T लेस देन 0, और आप कह सकते हैं T फाइनल इज लेस देन T इनिशियल। टेम्परेचर कम होगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नेगेटिव हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर इज लेस देन इनिशियल टेम्परेचर। क्लियर है? तो ये 3 टर्म हमने पढ़े। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने देखा, हमने कहा कि भाई Q जो है, जो भी हीट हमारी सप्लाई होगी, या तो वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी या वो वर्क डन करेगी, ठीक है। अब जरा सी समझिएगा, मैं एक बार फिर से आपको वो पिस्टन दिखा रहा हूं। ये हमारे पास पिस्टन आ गया। अब जरा सोचिए, मान लीजिए मेरे पास यहां पे ये हमारी गैस दी हुई है, रेड कलर से मैं इसके पार्टिकल्स दिखा रहा हूं। अब इसका कुछ प्रेशर होगा, लेट से P प्रेशर है, ठीक, और हमारे पिस्टन का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें A दिया हुआ है। तो आप देखेंगे ये जो पिस्टन है, इस पे एक फोर्स लगेगा F, और F की वैल्यू हो जाएगी PA। ये बात समझ में आई? जब ये फोर्स लगेगा, क्योंकि ये मूवेबल पिस्टन है, तो ये पिस्टन आपका थोड़ा सा अपनी पोजीशन से चेंज हो जाएगा। लेट्स से ये चेंज मैंने dx ले लिया, फाइन, और आपको पता है dw इज इक्वल टू f dx। f डॉट dx है, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, इसलिए मैंने dw इज इक्वल टू f dx डायरेक्टली लिख दिया है, वेक्टर फॉर्म में नहीं दिखाया आपको, ठीक है। अब अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं तो क्या आ जाएगा? w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ओके, मैं यहां पे पहले और इसको PA dx लिख दूं। Now what is A dx? Area into dx, that is dv. Fine? dx ये डिस्टेंस है और एरिया मेरा, हाँ, dx ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ आपको, और क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओके। तो A dx को मैं dv लिख सकता हूं। तो अब ध्यान रखिएगा बेटा, वर्क डन मेरा हो गया इंटीग्रेशन P dv, और V इनिशियल टू V फाइनल, ये हमारी लिमिट्स हो जाएंगी, फाइन।
तो अब हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो आप इसे कहेंगे एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन में आप देखेंगे जिधर फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर है, तो वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा। फाइन, एक्सपेंशन में वर्क डन पॉजिटिव होगा। और अगर ये कंप्रेस होने लग गया तो आपका फोर्स तो ऐसे ही लग रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए ये मैं ग्रीन कलर से आपको दिखा रहा हूं, पिस्टन नई पोजीशन ये आ गई बेटा, ये आपका dx हो गया, तो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, dx डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब आपका ये कंप्रेशन हो गया, वॉल्यूम रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो ये आपका कंप्रेशन है, और कंप्रेशन के केस में आपका जो वर्क डन है वो नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज फोर्स और dx आपके अपोजिट डायरेक्शन में। फाइन, तो फिजिक्स में आपको सिंपल ये ध्यान रखना है, अभी आगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे, पहले इतनी चीजों को नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब बेटा एक और सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए। सपोज एक फैमिली है जिसकी कुछ इनकम है। फाइन, अभी हम इस इनकम को ओके राउंड में ले लेते हैं, 1 लाख ले लेते हैं। फाइन, और इस फैमिली का एक्सपेंडिचर जो है वो लेट से 40,000 पर मंथ है, तो हम इसे 40 के हमने एक्सपेंडिचर ले लिया, यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्सपेंडिचर। और ये एक्सपेंडिचर हो गया, मंथली एक्सपेंडिचर है, 1 लाख सैलरी आई आपकी, इनकम आई, ठीक है, मंथली इनकम। और बाकी जो बचा वो हमारा कहाँ जाएगा, बैंक में। ओके, तो यहाँ पर 60 के हमारा, ये हमारी हो गई सेविंग। ठीक है, ओके, आप इसे चाहें तो आप इसे बैंक में लिख सकते हैं, आपने इसे बैंक में डाल दिया। बस बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, कि ये जो इनकम है ये एक तरह से आपकी क्यू है, हीट सप्लाई। ठीक, जो भी हीट आपने सप्लाई की, जो भी इनकम है, उसमें से कुछ तो आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अब ये जो एक्सपेंडिचर है ये है आपका वर्क। फाइन, और जितना बच गया वो आपकी सेविंग, यानी ये है आपकी इंटरनल एनर्जी का चेंज डेल्टा यू, ये आपके बैंक में इकट्ठा हो जाएगा। बैंक के मतलब ये आपकी जो आइडियल गैस है उसकी इंटरनल एनर्जी है, ये बढ़ती। तो ये जब बैंक में पैसा आएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, ऐसा कहते हैं। ठीक है, गैस के साथ भी यही होता है कि जब आपके बिल्कुल एनर्जी आपके पास आ रही है, तो इंटरनल एनर्जी जब आपके पास आ रही है तो आपकी टेम्परेचर रेज होने लगता है। आप सोचिए कि कभी आपका जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर मंथ में, मान लीजिए आपको 1.5 लाख रुपए खर्चा चाहिए, वट एवर द रीजन, कुछ भी रीजन हो सकता है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर अगर आपका ग्रेटर देन इनकम हो जाएगा तो क्या होगा। सपोज किसी फैमिली की 1 लाख इनकम है, उसको 1.5 लाख उस मंथ में चाहिए, तो क्या होगा भाई, बैंक से पैसा निकालना पड़ेगा, जो एफडी कराई वो तोड़ ली जाएंगी। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो वो जो बैंक में पैसा रखा हुआ था उसको आपने निकाला, तो आपकी जो इंटरनल एनर्जी थी वो कम हो गई, बैंक बैलेंस जो था वो थोड़ा सा कम हो गया, आपका टेम्परेचर क्या होगा, डाउन आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप सिंपल वे में इसको समझ सकते हैं, अगर एक्सपेंडिचर आपका इनकम से ज्यादा है तो सेविंग डेल्टा यू जो है वो आपकी नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर। अच्छा, यहीं पे इंटरनल एनर्जी पे एक चीज और देखते हैं, एक थोड़ा सा डिफरेंट वे में आपको समझाता हूं। इंटरनल एनर्जी, अच्छा आप सबको पता है कि इंटरनल, कई बार मैं आपको बोल चुका हूं कि इंटरनल एनर्जी केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक, अब जैसे हमने गैस लॉज में पढ़ा था, हमने पीवी डायग्राम पढ़े थे, मान लीजिए आपको ऐसे पीवी डायग्राम दिया हुआ है, तो पीवी डायग्राम में सपोज मैंने आपसे कहा कि ये मेरे पास एक पोजीशन है, इसे मैं कह रहा हूं ए। ठीक है, ये एक स्टेट है, ए एक स्टेट है, इसमें मेरे पास लेट से मेरा प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, तो आपको पता है कुछ टेम्परेचर T1 आएगा, और आइडियल गैस इक्वेशन होगी PV इज इक्वल टू nRT, तो P1 V1 इज इक्वल टू nRT1। ये बात समझ में आई। चलिए, अब ऐसे ही मेरे पास एक सेकंड पोजीशन है जिसे मैं कह रहा हूं B, यहां पर भी मेरे पास कुछ प्रेशर, वॉल्यूम, ओके, मैं इसे कह रहा हूं P2, V2 और T2। यहां पर भी मेरी आइडियल गैस इक्वेशन वैलिड है, P2 V2 इज इक्वल टू nRT2।
सेम गैस की बात हो रही है, उसमें हमने कुछ पिस्टन में थी, हमने कुछ वर्क किया, हीट सप्लाई की, जो जो कुछ भी किया, तो इसकी कुछ ए से बी पोजीशन पे ये पहुंच गया। प्रेशर चेंज हुआ होगा, वॉल्यूम चेंज हुआ होगा, टेम्परेचर चेंज हुआ होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो ये दो स्टेट मैंने आपको दिखाई, किसमें? पीवी ग्राफ के टर्म्स में। अब जहां पीवी है वहां पे टेम्परेचर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये वैलिड होगा। तो अगर आपको P1 V1 पता है तो आप T1 भी बिल्कुल। अच्छा, ये भी हो सकता है आपको पीटी ग्राफ दिया हो या वीटी ग्राफ दिया हो, तो आप थर्ड जो भी अननोन क्वांटिटी है, जैसे यहाँ पे टी आपको ग्राफ में नहीं दिया हुआ, लेकिन टी आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है तो। फाइन। अब मान लीजिए आपने जो चेंज किया वो किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में किया, ठीक है। अब उस प्रोसेस में आपका जो प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज आया वो कुछ इस तरह से आया, ए से बी जाने पे। हाँ, इसको हम कोई पाथ कह देंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा ऐसा भी तो हो सकता है, जरूरी नहीं आप ऐसे ही करें। पहले आपने क्या किया? आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, आपने प्रेशर को इंक्रीज किया। पहले आप इसको ऐसे ले गए और फिर आपने वॉल्यूम, प्रेशर को कांस्टेंट रखा और वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, मैं इसको ना थोड़ा सा चेंज कर दूं। ये देखिए, ये ग्रीन कलर से मैंने आपको पाथ 1 दिखाया है। ग्रीन कलर से मैंने आपको पाथ 1 दिखाया, रेड कलर से मैंने आपको एक डिफरेंट पाथ दिखाया हुआ है। अच्छा, आप में से कोई ये भी तो कह सकता है, सर नहीं, हम तो कुछ और ही करते हैं। हम क्या करते हैं? हम पहले प्रेशर को कांस्टेंट रख के वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं और उसके बाद हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के प्रेशर को इंक्रीज करते हैं और हम बी पे पहुंच जाते हैं। तो ओके, इसको भी हम कुछ डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं। ओके, येलो कलर से। फाइन। तो ये जो येलो कलर वाला है ये हमारा सेकंड पाथ हो गया, और थर्ड पाथ, चलिए इसे रेड कलर से दिखा दें। ये हमारा रेड कलर से थर्ड पाथ हो गया। फाइन। तो हम ए से बी पे पहुंचे। 3 डिफरेंट मेथड है, 3 डिफरेंट प्रोसेस आप कह सकते हैं, या 3 डिफरेंट पाथ आप कह सकते हैं। पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3। ओके। ए हमारी इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन बी। ये बात समझ में आई? तो ए से बी पे हमें जाना है, रास्ते हमारे पास अलग अलग है। अब देखिए, आप किसी भी रास्ते से जाइए, ए का टेम्परेचर T1 है, बी का टेम्परेचर T2 है, तो आप में से कोई मुझे बताएगा डेल्टा टी कितना होगा, या किसमें ज्यादा होगा, किसमें कम होगा? डेल्टा टी। तो डेल्टा टी इज सेम फॉर प्रोसेस 1, 2 एंड 3, या पाथ 1, 2 एंड 3, सारे पाथ के लिए। ये बात समझ में आई? ध्यान रखिएगा बेटा, अगर डेल्टा टी सेम है तो आपका डेल्टा यू जो होगा दैट इज सेम। डेल्टा यू जो होगा दैट इज सेम फॉर ऑल पाथ बिटवीन 2 पोजीशंस ए एंड बी, बिकॉज ए और बी का टेम्परेचर फिक्स है, ठीक है। तो एन आर डेल्टा टी आप किसी के लिए भी कैलकुलेट कर लीजिए, वो आपका हमेशा सेम आएगा, ठीक है। हाँ, एन एफ बाई 2, यही तो पढ़ा था। चिंता मत कीजिए, अभी अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम से हमने किया था ना। हाँ, एन एफ बाई 2 आर टी, तो एन एफ बाई 2 आर डेल्टा टी, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम अगर लैंग्वेज में लिखना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ये पाथ इंडिपेंडेंट होती है। डेल्टा यू इज पाथ इंडिपेंडेंट बिटवीन 2 पोजीशंस, और बिटवीन 2 स्टेट्स कह सकते हैं आप, ए एंड बी। ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में इसलिए बता रहा हूं आपको कि क्वेश्चंस में आपको ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, और इसमें आपको साइन कन्वेंशन भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। हमने आपसे कहा कि सपोज अ सिस्टम चेंजेस स्टेट फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, फाइन। जब आपने इसकी स्टेट को चेंज किया तो heat supplied to the system, ये आपको दी गई 400 जूल, ठीक है। और वर्क डन बाय द सिस्टम का आ गया 100 जूल, ओके, ये आपको दे दिया, ठीक है, फाइन। अब आपको फाइन क्या करना है, या कैलकुलेट लिख लेते हैं, कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर ट्रांजिशन ए टू बी। बहुत सिंपल सा है, ट्रांजिशन ए टू बी, ट्राई कीजिए। ए से बी आपको जाना है, आपको लैंग्वेज में बताया गया कि भाई हीट सप्लाइड टू द सिस्टम 400 है और वर्क डन बाय द सिस्टम 100 जूल है, ठीक है। तो जरा देखते हैं कि इसको आप कैसे लिखेंगे। अब आपने कहा सर सबसे पहले हमने लिखा Q, अब साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है, आपने हीट सप्लाई की, हीट सप्लाई टू द सिस्टम पॉजिटिव थी, तो आपने इसको लिखा प्लस 400 जूल, ये बात समझ में आई। हाँ, अगर हीट सप्लाइड बाय द सिस्टम हो जाता, तो ये माइनस 400 जूल ली जाती, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन का ध्यान देना। अच्छा, अब दूसरी चीज आपको गिवन है W, तो वर्क डन बाय द सिस्टम, जरा साइन कन्वेंशन में देखिए, वर्क डन बाय द सिस्टम यानी एक्सपेंशन पॉजिटिव हो गया, तो ये आपने लिया प्लस 100 जूल। प्लीज ध्यान रखिएगा, मैं फिजिक्स की चीजें अभी आपको बता रहा हूं, केमिस्ट्री में वर्क इसका रिवर्स हो जाता है, वो केमिस्ट्री में बात करेंगे, ठीक है, ओके। अब आपने कहा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, में शॉर्ट में लिख देता हूं फ्लोट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये आपको पता है Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, ऐसे आपने लिखा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब Q कितना था 400, डेल्टा U आपको कैलकुलेट करना है और W की वैल्यू आपको दी हुई है 100, तो आपने कहा सर डेल्टा U तो बड़ा आसान था, 300 जूल आ गया। डेल्टा U यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी 300 जूल आ गई, पॉजिटिव आई है, टेम्परेचर क्या हुआ होगा, रेज हो गया होगा। तो आप यहां पे ये भी कह सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई हल्के वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, कि टेम्परेचर एट बी इज ग्रेटर देन टेम्परेचर एट ए। बात समझ में आई। ए से बी में आप जब जाएंगे तो टेम्परेचर का चेंज हो जा रहा है, इसका पता कैसे चला आपको, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का चेंज पॉजिटिव है, फाइन। अच्छा जी, अब इसी पे एक और क्वेश्चन बनाते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि सिस्टम जो है वो बी से ए में आ रहा है, सिस्टम बी से ए में आ रहा है, व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ओके, फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आप चाहें तो डेल्टा यू लिख लीजिए, फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी इफ सिस्टम मूव्स फ्रॉम बी टू ए। अब समझना बेटा, ए से बी पे गए तो 300 जूल, बी से ए पे आए, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो टेम्परेचर वापस घट रहा होगा, ओके। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए डेल्टा यू ए टू ए इज 0। अरे जिस जगह से चले उसी जगह पहुंच गए, जगह से चले मतलब जो टेम्परेचर था वही टेम्परेचर वापस आ गया आपके पास, स्टेट समझ रहे हैं, पीवीटी सब कुछ सेम आ गया, तो वो सेम पोजीशन ए पे पहुंच गए, तो आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो गई। अब ये किसके बराबर है, ओके, इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिख दूं, डेल्टा यू ए से बी प्लस डेल्टा यू बी से ए। ये बात समझ में आ रही है, बी ए और ए बी कहानी समझ में आ रही है। ए बी का मतलब ए से बी की ओर आप गए,
और बी से ए वापस आ गए, ठीक है। अच्छा अब देखिए आंसर आ गया आपका। आपको निकालना क्या है, डेल्टा यू रिटर्न निकालना है बी टू ए, दैट इज इक्वल टू 0 माइनस डेल्टा यू ए टू बी। ए टू बी क्या था, आपने ऊपर निकाला हुआ है, यही तो था आपका ए टू बी 300 जूल, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, -300 जूल। तो अब याद रखिएगा अगर ए से बी जाने में 300 जूल है तो बी से ए आने पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी में केवल माइनस साइन आएगा, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा क्योंकि आपने टेम्परेचर वही रखा, ठीक है, बिल्कुल। अब जरा देखें, एक क्वेश्चन इस पे और बन सकता है, थर्ड क्वेश्चन। मान लीजिए आपसे कहा गया कि सिस्टम ए से बी पे गया बट उसने कोई डिफरेंट पाथ चूज किया, ठीक है, जिसमें वर्क डन जो है वो 400 जूल दिया हुआ है। देखिए देखिए देखिए, मैं आपको लैंग्वेज में लिखा देता हूं, हाँ क्लियर हो जाए जिससे। ओके, इफ स्टेट चेंज फ्रॉम ए टू बी along a different path in which work done A to B is given as 400 joule on the system, ठीक है, how much heat is absorbed by the system। अच्छा, इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, ठीक है। तो जरा सी इसको समझते हैं कि आपको दिया क्या हुआ। देखिए आपका सिस्टम वही है, पुराना वाला क्वेश्चन ही है, तो ए टू बी जा रहा है। अब ए टू बी में गए क्योंकि पुराने क्वेश्चन के साथ लिंक है, इसलिए डेल्टा यू आपको पता है। डेल्टा यू कितना होगा, डेल्टा यू ए से बी जाने में +300 जूल था, ये बात समझ में आई। अच्छा डब्लू कितना होगा, वर्क डन। अब बहुत ध्यान से, यही सारा खेल है। डब्ल्यू ए बी 400 जूल लिखा हुआ है, लेकिन आपको यह देखना है कि ऑन द सिस्टम है, और ऑन द सिस्टम आपका नेगेटिव था फिजिक्स में, तो आपने यहां पे लिखा वर्क डन इज -400 जूल। चेक करो, ठीक। अब आपने कहा सर हमें पता है कि Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डब्ल्यू, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स है। तो आपको क्या क्या गिवन है, Q निकालना है ना आपको। ओके, आपने कहा सर Q हमें निकालना है, तो डेल्टा U की वैल्यू आपने रखी 300, फिर आपने -400, और ये आपके पास आ गया -100 जूल, -100 जूल, ठीक है। ये हीट, हाँ क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब। हीट एब्जॉर्ब हुई नहीं बेटा, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब सिस्टम लूजेस, और रिमूव भी आप कह सकते हैं, हीट। समझ में आ गया, एब्जॉर्ब नहीं हुई तो वहां क्वेश्चन करके एब्जॉर्ब या रिमूव दोनों लिख सकता है। तो 100 जूल की एनर्जी सिस्टम से रिमूव हुई होगी इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है। तो सिस्टम लूजेस हीट फ्रॉम ए टू बी, ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि डेल्टा यू तो फिक्स रहना है, आप ए से बी पे ही गए हैं सेम क्वेश्चन में। तो नोट कीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। अच्छा, कुछ बुक्स में आपको ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये थोड़ा सा डिफरेंट वे में भी लिखा हो सकता है। देखिए ऐसे लिखा होगा, dq इज इक्वल टू du प्लस dw, फाइन। हाँ, ये कैलकुलस यूज कर लिया, यहाँ पे बहुत स्मॉल अमाउंट है, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, तो जैसे आपने इसको इंटीग्रेट किया, फाइन। तो आप कहेंगे Q की वैल्यू 0 से Q ले लेंगे, du की वैल्यू U1 से U2 लेंगे,
और डेल्टा डब्ल्यू आपका 0 से डब्ल्यू हो जाएगा। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका जाएगा Q इज इक्वल टू डेल्टा यू या यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है, माई प्लस डब्ल्यू। तो ये सेम चीज है, बट हो सकता है आपको कैसे लिखा हुआ मिले, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो घबराइएगा मत, सेम मतलब है इसका भी। डी क्यू क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द सिस्टम। डी यू क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, इंटरनल एनर्जी चेंज, ठीक है। और डी डब्ल्यू क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम। क्लियर? चलिए, तो थोड़ा सा और कंसंट्रेट करते हैं। यही जो थ्री टर्म्स हैं, थ्री टर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थ्री टर्म्स क्या क्या हैं, और जितना आप इन पे कमांड पालेंगे उतना आपके पास अच्छा रहेगा। पहला है हीट ट्रांसफर। तो हमने साइन कन्वेंशन आपको बता दिया। अब देखिए कुछ फॉर्मूले आपको दे रहा हूं, ठीक है। हीट ट्रांसफर जब आप लिखें तो आप यहां पे लिखेंगे डी क्यू इज इक्वल टू एन सी डी टी। डी क्यू इज इक्वल टू एन सी डी टी, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। दोनों ही फॉर्म में लिखा जा सकता है, अलग अलग बुक में इस तरह से लिखा होगा। अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपका ये जनरल फॉर्मूला हो जाता है। अगर सी टेम्परेचर डिपेंडेंट है तब भी ये वैलिड हो जाता है, ठीक है। हाँ, बट बहुत ज्यादा अभी परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीजें समझ में आएंगी। प्लीज यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि ये जो डेल्टा टी है ये हमारा हमेशा क्या होगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। एन जो है वो है हमारा नंबर ऑफ मोल्स, जो भी हमने गैस लिया, आइडियल गैस लिया, उसके कितने मोल्स हमने लिए हुए हैं। और सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सी इज मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। और जो भी प्रोसेस होगी, आगे प्रोसेस की बात करेंगे, तो 4 प्रोसेस तो स्टैंडर्ड प्रोसेस आपके उसमें है, बट प्रोसेस इनफाइनाइट प्रोसेस हो सकती है बेटा। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं, आपके ऊपर। आप पहले प्रेशर कांस्टेंट रखें, फिर वॉल्यूम चेंज करें, आप टेम्परेचर फिक्स कर दीजिए, तो बहुत सारी चीजें, ठीक है। आपके पास इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं ए से बी पे जाने के, तो आपके जो ये सी हैं वो भी इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो इतने सब याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई भी प्रोसेस, उस प्रोसेस की जो सी है, ठीक, मोलर हीट कैपेसिटी, वो आपको लेनी है। एन आपके नंबर ऑफ मोल्स हो गए, तो एन सी डेल्टा टी ये आपकी हीट ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक। सी पॉजिटिव भी हो सकता है, सी नेगेटिव भी हो सकता है, इसकी बात आगे करेंगे। अच्छा, फिर यहां पे आप चाहें तो लिख सकते हैं Q ग्रेटर देन 0 मींस हीट एब्जॉर्ब्ड। साइन कन्वेंशन अभी लिखाए थे, Q लेस देन 0 मींस हीट रिमूव्ड। और ये है फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है, बिल्कुल। तो Q के लिए इतना अभी आप याद कीजिए, आगे इसको देखेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, बट Q के लिए अभी इतना, ठीक। सेकंड लिखिएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू जिसे आप कहते हैं, ठीक है, या डी यू भी आप इसे कह सकते हैं। तो डी यू जनरल फॉर्मूला आपका जाएगा, डी यू इज इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी या डी टी, एन सीवी डी टी, फाइन। या आप इसको डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी। प्लीज ध्यान रखिएगा, डेल्टा टी आपका टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब यहां पे आप चाहें तो आप स्टार के साथ एक पॉइंट लिख लीजिए, इंटरनल एनर्जी का चेंज कोई भी प्रोसेस हो,
हाँ जी, कोई भी प्रोसेस, आइसोबारिक हो, अभी बताएंगे आपको क्या क्या है ये, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, कोई भी प्रोसेस हो, एनसीवी डेल्टा टी ही होगा। ठीक है। हाँ, डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी कैन बी अप्लाइड टू ऑल प्रोसेसेस, कैन बी अप्लाइड टू ऑल प्रोसेसेस। और ये मैंने सीवी आपको बताया था, सीवी आपका था F/2R, याद आया? तो F/2R इंटू डेल्टा टी इंटू एन, ये तो फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है वो है आपका वर्क डन। वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जनरली वर्क डन का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन पी डीवी और आपका वी इनिशियल टू वी फाइनल। ठीक है, बिल्कुल। अगर आपको प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वी दिया हुआ है, प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वी दिया हुआ है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। आप बिल्कुल चाहें तो लिख लीजिए, इफ, ये फॉर्मूला कब यूज करना है ये भी बता दे रहा हूं। इफ P इज नोन, if P is known as function of V, तो P अगर मैंने आपसे कहा FV आपको दिया हुआ, या PV ले लेते हैं, ओके PV ले लेते हैं, FV से फिर आप कंफ्यूज होंगे ये F कहां से आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, इसको PV लिख लो। P एज अ फंक्शन ऑफ V है, ये प्लीज ध्यान रखना, P मल्टीप्लाई V नहीं है, P एज अ फंक्शन ऑफ V। तो वर्क डन आप लिखेंगे P dV, ठीक है, V इनिशियल से V फाइनल। अब चलिए मैं आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा PV इज इक्वल टू nRT, ये आपकी आइडियल गैस इक्वेशन है, और मैंने आपसे कहा टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर को मैंने कांस्टेंट ले लिया, ठीक। तो मैं क्या कह सकता हूं, P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट बाय V। ये बात कितनों को समझ में? N कांस्टेंट, R कांस्टेंट और T को हमने कांस्टेंट दे दिया, ये गिवन है, ये गिवन है। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। एक गैस हमने दे दी जिसमें हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी एक एग्जांपल के लिए आपको प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ V समझाने के लिए। तो प्रेशर इज इक्वल टू C बाई V, या मैं इसे कह सकता हूं nRT बाई V, ऐसे कह सकता हूं। तो प्रेशर मेरा हो गया फंक्शन ऑफ V। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्क डन कितना हो गया, तो वर्क डन हमारा हो जाएगा, प्रेशर की जगह मैं लिख दूंगा nRT अपॉन V dV, लिमिट V इनिशियल टू V फाइनल। ये बात समझ में आई? ओके। अब अगर हम इसे देखें तो nRT कांस्टेंट है, यानी ये मेरे इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ओके, इंटीग्रेशन V इनिशियल टू V फाइनल dV अपॉन V, और इंटीग्रेशन dV अपॉन V क्या होता है? ln V। तो ये मेरा आ गया nRT ln V, लिमिट है V इनिशियल टू V फाइनल, या ये मेरा वर्क डन हो जाएगा nRT ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। तो इस तरह से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और, ओके, आपने कहा एक एग्जांपल और। अब मैं आपसे कहूं P इज इक्वल टू कांस्टेंट, P मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। हाँ, इसको कहते हैं आइसोबारिक। तो अब अगर मुझे वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन P dV होता है, यहां V इनिशियल से V फाइनल, क्लियर। P कैसा दिया हुआ है? कांस्टेंट, ये गिवन है आपको, ये गिवन है बेटा। तो जैसे ही आपने कहा P मेरा कांस्टेंट है, P इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dV V इनिशियल टू V फाइनल, और ये आपके पास आ गया P V, ओके मैं यहां पे पूरा लिख दूं नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। P इंटीग्रेशन dV को V लिखेंगे, लिमिट हो जाएगी V इनिशियल से V फाइनल,
तो ये आपका पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो आपको ये सब रटने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद वैसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, अभी सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर आपको प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वी दिया हुआ है तो आप कैसे वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। एक तो ये आपसे पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है पीवी ग्राफ से, है ना। तो आप चाहें तो हेडिंग डाल लीजिए, इफ पीवी ग्राफ इज गिवन, इफ पीवी ग्राफ इज गिवन then calculation of work done। ठीक है जी। पीवी ग्राफ अगर आपको दिया हुआ है तो वर्क डन का कैलकुलेशन कैसे होगा, और इसमें 10 ग्राफ लेंगे हम, एक एक करके सबको समझते चलते हैं। मान लीजिए आपको कोई भी ग्राफ दे दिया, ठीक है, इस तरह से कोई ग्राफ दे दिया, मान लीजिए पीवी ग्राफ दिया हुआ आपको, ये आपकी इनिशियल पोजीशन, ये आपकी फाइनल पोजीशन, ठीक। अभी अभी हमने आपसे कहा कि वर्क डन हमारा होता है इंटीग्रेशन पी डीवी और लिमिट वी इनिशियल टू वी फाइनल। अब जरा सोचिए कि वी इनिशियल कहां है, जहां से प्रोसेस शुरू हुई वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, ये वैल्यू जो आई आपकी, ये वी इनिशियल हो गई और ये आपकी वी फाइनल हो गई। ये बात समझ में आई आपको? बी पे जो वॉल्यूम है वो वी फाइनल हो गया, ए पे जो वॉल्यूम है वो वी इनिशियल हो गया। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। इसका मतलब ये आपका एक्सपेंशन का ग्राफ है। वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब एक्सपेंशन होना। ये बात समझ में आई? कोई पिस्टन को एज्यूम कीजिए, आपके पास जो पिस्टन दिखाया हुआ है, अगर इसमें फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा है तो ये कहां गया होगा? एक्सपेंड हुआ होगा, तभी तो वॉल्यूम ज्यादा हुआ। चलिए, एक तो ये कहानी हो गई। अब बेटा आप सबको पता है कि जब आप इंटीग्रेशन करते थे तो ये जो एरिया आता था आपके पास, ये आपका इंटीग्रेशन, हाँ जी, याद आया, वाई डी एक्स, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। यहां पे वाई एक्सिस पे पी प्लॉट किया हुआ है, तो इंटीग्रेशन पी डीवी क्या हो गया? एरिया अंडर पीवी ग्राफ। समझ में आ गया? तो वर्क डन आपको किससे मिलेगा? वर्क डन आपको मिलेगा एरिया अंडर पीवी ग्राफ, एरिया अंडर पीवी ग्राफ। प्लीज ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम को एक्स एक्सिस में प्लॉट करेंगे और प्रेशर को वाई एक्सिस पे, और जो एरिया, हाँ, एक्स एक्सिस पे दो परपेंडिकुलर इनिशियल और फाइनल पोजीशन से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, जो भी एरिया आएगा वही एरिया आपका वर्क डन होगा। ठीक है, चलिए अब जरा देखते हैं, एक केस आपको दूं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ओके, देखिए वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, मैंने आपको एक ग्राफ दिया हुआ है ऐसा, ये ग्राफ दिया हुआ है, ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, बहुत ध्यान से। हाँ जी, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन आपको दिख रही है, ठीक है। अगर आप बी पोजीशन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और ए पोजीशन से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो आपका एरिया कितना आया? 0। एरिया आपका 0 आ गया। और अगर आपका एरिया 0 हो गया, इसका मतलब आपका वर्क डन 0 हो गया। तो यहां पर वर्क डन ए से बी जाने पे 0 हो गया। दो स्टेट के बीच जो आपका वर्क डन है वो 0 है, ठीक है। आप खुद देख रहे हैं कि इसमें वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। आपका जो डीवी है दैट इज 0, डीवी चेंज इन वॉल्यूम, कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आया, ठीक। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ा होगा? वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। बिल्कुल सही बात, प्रेशर अगर कम हो रहा है, आइडियल गैस इक्वेशन तो फॉलो होगी ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर प्रेशर आपका डिक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर भी आपका डिक्रीज किया होगा। कुछ बात समझ में आ रही है? तो आप कह सकते हैं टीबी इज लेस देन टीए,
टेम्परेचर एट बी इज लेस देन टेम्परेचर एट ए, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक, चलिए ये सबको क्लियर हो गया। अब इसी में अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, हाँ जी, ये जो एरो था ये मैं अप कर दूं लाइक दिस। चलिए थोड़ा सा और चेंज कर दें, ए और बी चेंज कर देते हैं। इसे हमने इनिशियल कह दिया, इसे हमने फाइनल कह दिया। ठीक है, क्या हुआ? एरिया अभी भी 0 है, वर्क डन अभी भी 0 है। फाइन, जब ये वॉल्यूम चेंज नहीं होता इसे कहते हैं आइसोकोरिक। आगे पढ़ेंगे इसको। यस, डीवी 0 हो गया, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब ये जो टेम्परेचर है ना बेटा, हाँ, बी पे जो टेम्परेचर है वो क्या होगा? इंक्रीज हो गया होगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम तो इनिशियल और फाइनल दोनों जगह सेम आ रहा है ना। यस, तो आपका प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। आइडियल गैस इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी, गैस लॉज जो हमने पढ़े थे, वो सारे के सारे वैलिड है। तो इसको बनाइए, इसको नोट कीजिए। फिर एक ग्राफ और दिखाता हूं। 2 ग्राफ मैंने आपको दिखाए, एक में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एक में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक में प्रेशर इंक्रीज हो रहा था, एक में प्रेशर डिक्रीज हो रहा था, वॉल्यूम कांस्टेंट था। तो वॉल्यूम कांस्टेंट था, यानी ना तो एक्सपेंशन था ना कंप्रेशन था। यहां पर आपका जो वर्क डन है वो 0 वर्क डन है। चलिए एक ग्राफ और देखते हैं। मान लीजिए आपको एक ग्राफ दिया हुआ है कुछ इस तरह से, ये आपकी ए पोजीशन, ये आपकी बी पोजीशन। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है और बी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना है। ये आपका वी ए आप इसे कह सकते हैं, वी बी कह सकते हैं, या वी इनिशियल और वी फाइनल भी कह सकते हैं। एरो आपको बताएगा कि आपकी प्रोसेस कहां से कहां जा रही है। जिस डायरेक्शन में एरो है बी की ओर है, तो बी आपकी फाइनल पोजीशन है। बी इज फाइनल पोजीशन जिधर एरो है। ठीक है, अगर मैं रिवर्स कर देता, बी से ए की ओर कर देता, तो ए मेरी फाइनल पोजीशन हो। ये बात समझ में आई? अब अगर आप देखें तो जो आपका एरिया आपको दिख रहा है, ये आप एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इसका फॉर्मूला आपको पता होता है, क्लास 9 10th में आपने यूज किया होता है इसे, है ना? बिल्कुल, आप उसे लगा के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? अच्छा, मुझे ये बताओ, एक्सपेंशन हो रहा है कि कंप्रेशन हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है। वर्क डन कैसा होगा? वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा, वर्क डन आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्यों? बिकॉज आपका एक्सपेंशन है, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा है। क्लियर है? ओके, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, वर्क डन इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपको ये दिया हो, P1 दिया हो, ये P2 दिया हो। ठीक है, तो आपको पता है कि ये आपका P1 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, P1 प्लस P2 इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल बाय 2, ऐसे ही था। सम ऑफ पैरेलल साइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन दोस टू पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो P1 प्लस P2 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय V फाइनल माइनस V इनिशियल, ये आपका वर्क डन हो जाएगा। बट ये रटने की जरूरत नहीं है, आप वहीं पे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको वैल्यूज दी गई है। ठीक, अच्छा अब देखिए इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, और मैंने आपको ये ग्राफ दे दिया इस तरह से। आप मुझे बता सकते हैं कि एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है? एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है? सोचिए सोचिए सोचिए। बिल्कुल, करना क्या है, ए से ये आपको वॉल्यूम मिल रहा है, ए से हम परपेंडिकुलर डाल के क्या कर रहे हैं, ये हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम क्या है। तो ये हमारा वी ए हो गया, या आप चाहें तो इसे वी इनिशियल भी कह सकते हैं। और बी से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो यहाँ पे आपका वी बी आ गया, या आप इसे वी फाइनल कह सकते हैं। तो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा है, तो ये भी तो एक्सपेंशन ही हुआ, ये भी आपका एक्सपेंशन ही है बेटा।
ठीक है। और अगर ये एक्सपेंशन है, अगर ये एक्सपेंशन है, तो आपका वर्क डन ग्रेटर देन 0 आएगा, वर्क डन आपका पॉजिटिव आएगा बेटा। ये बात समझ में आई। और मैग्नीट्यूड के लिए आप इस एरिया को, ये ग्रीन कलर से जो मैंने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दिखाया है, मैं लिख नहीं रहा हूं बार बार, ये एरिया आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये एरिया आपका वर्क डन हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई? तो इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और देखें, एक और देखें, बिल्कुल सेम पीवी ग्राफ, बट हाँ लाइन में थोड़ा सा मैं चेंज कर दूंगा। चलिए बिल्कुल ऐसे ही रखते हैं। सेम कहा था मैंने आपसे, तो सेम रख दी मैंने, बिल्कुल ऐसी लाइन दिख रही है, बस मैंने एरो को चेंज कर दिया। ये ए है, ये बी है। अब सोचिए, हाँ जी, अब अगर आप देखेंगे इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम में वी फाइनल जो है वो कम है। ठीक, तो इसको आप कहेंगे कंप्रेशन। कंप्रेशन हो गया बेटा आपका। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम कम हो गया। और यहां पर आप देखेंगे तो आपका वर्क डन जो है दैट इज लेस देन 0, और आप इसे नेगेटिव वर्क डन कह सकते हैं। ठीक, हाँ अगर आप इसे कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये ट्रेपीजियम का एरिया ही आएगा, लेकिन बस ये होगा नेगेटिव। आया समझ में? तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप सिर्फ एरिया निकालिए, एरिया का मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो उसको नेगेटिव मत लीजिएगा, उसको हमेशा पॉजिटिव लीजिए, और साइन अपने हिसाब से देख लीजिए कि कंप्रेशन हो रहा है या एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, चलिए एक और दिखाते हैं आपको, एक और ग्राफ दिखाते हैं। टोटल कितने हो गए हमारे? 6th ग्राफ होगा ये। ओके, ये 6th ग्राफ होगा। चलिए भाई गुंजा, अच्छा जी, ये देखिएगा, एक ग्राफ में आपको ऐसे दिखा रहा हूं। हाँ जी, अब समझ में सबको आ गया होगा। ये भी क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, कंप्रेशन है, ये भी कंप्रेशन, और ये भी ट्रेपीजियम ही बना। ठीक है, तो जब भी आपके पास इस तरह से कोई भी प्रोसेस आपको दी हो, तो आपको सिर्फ क्या देखना है कि मेरा एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है, और ये एरिया जो पीवी ग्राफ में आ रहा है, तो इस केस में आपने कहा कि ये कंप्रेशन है। और अगर ये कंप्रेशन है क्योंकि फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम है, तो ये आपका वर्क डन नेगेटिव आएगा। फाइन, इसका साइन नेगेटिव ले लेंगे। तो ये 6 टाइप ऑफ ग्राफ्स मैंने आपको दिखाए। अब बेटा कुछ प्रोसेस होती हैं जो होती हैं साइक्लिक, साइक्लिक प्रोसेस देखिएगा। चलिए कहां गया हमारा पीवी ग्राफ? ओके, चलिए मैं एक रैंडम सी साइकिल बनाता हूं। मान लीजिए मैंने कहा आपसे मैं यहां से यहां गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। ओके, कुछ ये बना लो। ठीक, और इसमें एरो, एरो ध्यान रखिएगा, ये मैंने एरो दे दिया आपको। हाँ जी, साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक, तो अब ध्यान रखिएगा, कई बार लोग सोचते हैं कि हाँ देखिए मैसेज आ जाते हैं ऐसे कि वर्क डन जो है वो 0 हो जाता है। नहीं बेटा, ध्यान रखिएगा, साइक्लिक प्रोसेस में साइकिल के अंदर का जो एरिया है, साइकिल के अंदर का जो एरिया, ये जो ग्रीन कलर से मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आपका वर्क डन। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, अगर आपकी साइकिल क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज साइकिल है, तो वर्क डन पॉजिटिव, ये रटना पड़ेगा अभी। ठीक है, हाँ, क्लॉकवाइज साइकिल मतलब वर्क डन पॉजिटिव। ठीक है, बस इतना नोट कीजिए, एरिया आप निकाल सकते हो जैसे भी दिया होगा। अच्छा देखिए दूसरा, कैसी भी साइकिल हो सकती है, ये लीजिए रेक्टेंगल शेप में ले लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको ऐसे दिखा दूंगा।
तो यहां पे अगर आप इस साइकिल को देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है। और एंटी क्लॉकवाइज साइकिल जब भी आपके पास होगी, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल में क्या होगा, आपका वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज साइकिल में वर्क डन नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव। तो साइक्लिक प्रोसेस में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको क्लॉकवाइज दिख रही है तो वो पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है तो वो नेगेटिव है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो साइकिल है वो आपको कंप्लीट ना दिखाई जाए। देखिए कैसे, दिखा देता हूं, ये भी किस कर लीजिए, फिर नहीं तो बाद में जो है वो परेशानी होती है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि इस तरह से मुझे एक, हाँ, प्रोसेस दिखाई गई है ऐसे। अब ये कंप्लीट साइकिल तो है नहीं। हाँ, एक चीज इसमें जरूर है कि अगर आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम है। ठीक, अब इसमें आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं इसमें एक लाइन खुद से ड्रॉ कर रहा हूं, ये ग्रीन वाली आप देख रहे हैं, ये लाइन डीवी वाली लाइन थी, डीवी इज इक्वल टू 0। ग्रीन लाइन जो है वो डीवी इज इक्वल टू 0 है बेटा। तो वर्टिकल लाइन जो वी के, या आप कह सकते हैं पी एक्सिस के पैरेलल है, वो लाइन आप खींच सकते हैं। ठीक, क्योंकि उसमें कोई वर्क डन नहीं होता। और मैं इसको क्या कर रहा हूं, कंप्लीट साइकिल बना दे रहा हूं। मैंने क्या किया, देखिए देखिए मैं लिख देता हूं। यहां पे मैंने लिखा ए, यहां पे मैंने लिखा बी, बी ए लाइन को मैंने ऐड किया। बी ए लाइन को ऐड करने में मेरा वर्क डन कितना हुआ, 0। डब्ल्यू बी ए इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ग्राफ जो हमारा था उसको देखिए, हाँ, फर्स्ट या सेकंड ग्राफ दोनों जो है सेम, एक टेम्परेचर इंक्रीज का था, एक टेम्परेचर डिक्रीज का था। तो उसमें हमने देखा था कि ये वर्क डन हमारा 0 आ जाता था, क्योंकि ना तो हमारा एक्सपेंशन हुआ ना हमारा कंप्रेशन हुआ। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सही बात। अब जो आपका एरिया बना, ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये एरिया, यस, ये ग्रीन कलर से जो आपका एरिया आ गया, यही आपका वर्क डन है। ठीक है, ये आपका वर्क डन है। अब आप मुझे बताइए कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। यस, हमारी साइकिल कंप्लीट नहीं दी हुई थी, हमने एक लाइन कौन सी खींची, जो प्रेशर एक्सिस के पैरेलल थी। ठीक है, हाँ जी, वॉल्यूम को कांस्टेंट मान के एक लाइन खींच ली, क्योंकि उसमें वर्क डन हो नहीं रहा था, और हमने इस साइकिल को कंप्लीट कर दिया। तो यहां पे आपने देखा कि ये एंटी क्लॉकवाइज आ गया, एंटी क्लॉकवाइज आ गया तो मेरा वर्क डन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई? ओके। अच्छा, एक और देखिए, एक और देखिए, एक और दिखा देता हूं, थोड़ी सी इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे पास ये प्रोसेस दी हुई है, यहां गए, वापस आए, और यहां पे प्रोसेस खत्म हो गई, कंप्लीट ना हो, बस इतने इतने तक गए। ये ए था, ये बी था। ठीक है, आपने क्या किया, ये ब्लैक वाली लाइन ऐड कर सकते हैं। प्लीज ध्यान रखिएगा, ए को बी से मत मिला देना। मैं आपको दिखा रहा हूं मैंने कौन सी लाइन ऐड की हुई है। हाँ जी, ये ग्रीन कलर की लाइन, क्यों, क्योंकि इसमें वर्क डन 0 था। ठीक है, ओके। अब रेड कलर से ये मैंने इस साइकिल को कंप्लीट किया। इस साइकिल को अगर मैंने कंप्लीट किया, देखिए मैंने कौन सी लाइन यूज की है, 3 ग्रीन लाइंस मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 3 लाइंस, इन तीनों लाइंस में मेरा वर्क डन 0 है। चेक कर लो, चेक कर लो, इस पे डीवी 0, ये वाले पे प्रेशर ही 0 है। समझ में आया? जो वॉल्यूम एक्सेस है, एक्स एक्सेस जो आपको दिख रही है, जो वॉल्यूम एक्सेस है, उससे अगर आप लाइन को पास कर रहे हैं तो वहां पे तो प्रेशर ही 0 है, प्रेशर 0 है तो वर्क डन 0 होगा। ठीक है, और फिर यहां पे भी, तो आपको हमेशा ऐसी लाइन लेनी है जहां वर्क डन 0 हो। अब अगर आप देखें तो आपकी साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, और इस पूरे एरिया को आप ले लीजिए, जो ग्रीन कलर से आपको मैं एरिया दिखा रहा हूं, ये टोटल एरिया जो बना एल शेप का, इस पूरे एरिया का यही आपका वर्क डन हो गया। ठीक है, इस एरिया को कैलकुलेट कीजिए, आपका वर्क डन हो जाएगा।
अब आपको मुझे बताना है ये वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आपकी जो साइकिल बनी वो कैसी है? साइकिल हमारी क्लॉकवाइज है, साइकिल हमारी क्लॉकवाइज। ओके, ये OW हो गया, CW कर दीजिए इसे, क्लॉकवाइज। तो वर्क डन मेरा पॉजिटिव। ठीक है जी। तो इस तरह से आप वर्क डन, अगर आपको पीवी ग्राफ दिया हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास पे इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। हाँ, ये जितने ग्राफ्स मैंने आपको कराए इनको समझना बहुत जरूरी। कोई भी डाउट है तो अगली क्लास में आते ही पहले ये पूछिएगा। इनको समझ के आएंगे तो आगे की चीजें बहुत आसान हो जाएगी। चलिए आज यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ओके, बाय बाय।